हेलो बच्चों। तो हमारा चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और उसमें टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको पिछले लेक्चर में बताया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, फिर वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष बताई। अक्ष पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके सेंटर से r दूरी पर अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र हम लोगों ने सिद्ध किया। अब हमारा सेकेंड द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निरक्षीय स्थिति में प्राप्त करना है। निरक्षीय स्थिति का मतलब ब्रॉड ऑन पोजीशन या द्विध्रुव की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी दो आवेशों के मध्य बिंदु से अक्ष के लंबवत होकर जो जाने वाली रेखा है उस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आइए हेडिंग लेते हैं, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये दूसरी हेडिंग है, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति इसको इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं, ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कह सकते हैं, टैने स्थिति भी कहलाती है ये। तो इसको आप इक्वेटोरियल लाइन पे कह देंगे। इक्वेटोरियल कई नामों से जान सकते हैं आप। इक्वेटोरियल लाइन, टैन बी स्थिति भी कह सकते हैं आप। तो देखिए, हमने माना कि ये हमारा डाइपोल है, माइनस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश, 2l दूरी पर लिया था पिछले चित्र में भी, यहाँ भी आपको 2l डिस्टेंस लेनी है दोनों के बीच। ए भी हमने डाइपोल ले लिया है, ये इसका सेंटर है O। डिस्टेंस हमने बताया दोनों आवेशों के बीच की 2l है, माना हुआ है 2l। तो ये आधी डिस्टेंस हो जाएगी L और ये वाली भी आधी हो जाएगी L। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देख लीजिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसी को हम निरक्षीय रेखा भी कह सकते हैं। तो इस रेखा के किसी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया कि सेंटर से r दूरी पर यहां पर एक बिंदु P ले लिया है, तो इस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, r मान लिया इसे। तो अब देखिए, इस आवेश के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे निकालना होगा, इस आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा, उसके बाद उनका परिणामी करना होगा हमें। तो मिला लेते हैं इनको, इसको ऐसे मिला देंगे, इस आवेश से और इस आवेश से, दोनों को मिला दिया, ठीक है। दोनों को इस प्रकार मिला देंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम एपी निकाल लेते हैं। एपी की वैल्यू, चूंकि आवेश से इस बिंदु की दूरी चाहिए हमें, तो हम एपी निकालेंगे, बीपी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है एओपी, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज एओपी में लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं पर बने शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो शेष दो भुजाएं कौन कौन सी हैं? एओ और दूसरी है आपकी ओपी। तो एपी तो आपको कैलकुलेट ही करना है। तो एपी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एओ, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो जब आप एपी की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एपी आ गया बिल्कुल। ये दोनों त्रिभुज देखिए, ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये कोण 90 है, ये भी 90 है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो एपी बीपी के बराबर होगा। तो आप लिख लेंगे इस चित्र से एपी बराबर बीपी। तो दोनों ही वैल्यू आपकी हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब किसी बिंदु पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी हो तो हमें दो चीजों की जरूरत होती है किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के लिए। एक तो वो आवेश होना चाहिए हमें पता, और साथ ही साथ वो कितनी दूरी पर वो बिंदु है आवेश से वो पता होना चाहिए। तो आपको ए से पी तक की दूरी पता चल चुकी है, तो इस आवेश पता है, यहां से इसकी दूरी पता चल गई, ये आवेश पता है, इसकी दूरी पता चल गई। चलिए देखते हैं तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं। तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए आपको बताया था कि प्लस एक कूलाम आवेश आपको यहाँ पे रखना होगा। तो अब माइनस क्यू के कारण इस एक कूलाम पर लगने वाले बल की दिशा देखिए, तो इस दिशा में होगा। तो ये पहली तीव्रता हो गई, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। आकर्षण बल है, ये माइनस क्यू इस प्लस एक को आकर्षित करेगा, ये प्लस क्यू इस प्लस एक कूलाम को प्रतिकर्षित करेगा, तो ये E2 हो जाएगा, ये E2 की दिशा हो जाएगी, इसको आप कहेंगे E2। तो E2 कौन सा वैद्युत क्षेत्र है?
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाहर की ओर क्यों है? क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। और ये E1 अंदर की ओर क्यों है? क्योंकि ये माइनस है। तो चलिए अब दोनों तीव्रताएं E1 और E2 कैलकुलेट करते हैं। तो यहां लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। चलिए बताइए, उसका परिमाण बता रहे हैं, बाकी दिशा चित्र में दिख रही है। परिमाण बताइए, तो फॉर्मूला हो जाएगा KQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस आपकी AP है तो AP का स्क्वायर कर देंगे। हमने माना कि ये डाइपोल वायु में रखा है तो K की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q अपॉन AP स्क्वायर। बताइए, देखिए AP स्क्वायर यहां से दिया है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बाकी इसकी दिशा आपको चित्र में प्रदर्शित है, P से A की ओर, E1 की दिशा। ठीक है, ये समझ गए, नोट कर लीजिए। इसके बाद E2 इसी तरह अब आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं E2 कैसे निकलेगा। E2 के लिए फॉर्मूला कैसे करना है, तो इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बता देंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा आपका E2। चलिए इसको बताइए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा KQ अपॉन BP स्क्वायर। ये देखिए इस आवेश के कारण निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो आवेश Q है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी BP। ये वैल्यू आपकी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाला। ये वाली डिस्टेंस भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, दोनों सेम डिस्टेंस है। तो जरा इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q अपॉन BP की वैल्यू भी वही है जो AP की है, उसकी वैल्यू है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब जरा गौर करिए, E1 और E2 के परिमाण बिल्कुल बराबर हैं। ये E1 देखिए यहाँ पे लिखा है और ये E2 है, इन दोनों के परिमाण बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन दोनों की दिशाएं बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग दिशाओं में है। E1 की दिशा ये है, E2 की दिशा ये है। E1 और E2 आ गए। अब आपको बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो जैसा आपको बताया था तीव्रता सदिश राशि है, तो अगर आप बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालते हैं तो दोनों तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी, E1 प्लस E2। अब आपको परिणामी तीव्रता का परिमाण बताना है। तो देखिए उसको बताने के हमारे पास 2 तरीके हैं। तो पहले आपको एक सिंपल विधि बता देता हूं, समांतर चतुर्भुज विधि है, पहले उसका उपयोग कर लेते हैं। उससे कैसे तीव्रता निकाल सकते हो आप, और नहीं तो फिर एक दूसरी विधि है वेक्टरों को जोड़ने की, वो मैंने आपको बताई भी है, वो है समांतर चतुर्भुज विधि। तो दोनों में से किसी से भी आप परिणामी तीव्रता का परिमाण निकाल सकते हो। तो आइए पहले समांतर चतुर्भुज विधि देख लेते हैं। अब जैसा देखिए यहाँ पे E1 और E2 दोनों ही परिमाण में बराबर है, पीछे बात हो चुकी है, E1 और E2 परिमाण में बराबर है। तो आपको बताया था 2 वेक्टर अगर परिमाण में बराबर हैं तो उनका परिणामी हमेशा उनके बीचों बीच से होकर के जाता है। तो इनके बीचों बीच से होकर के ये इनका परिणामी जाएगा, ये परिणामी होगा, ये इस द्विध्रुव अक्ष के समांतर होगा। तो अगर हम इस कोण को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लें तो 2 समकोण त्रिभुज है, ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, एकांतर कोण है ये, और ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, इनको संगत कोण कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि E1 और E2 के बीच का ये कोण जो है वो 2 थीटा हो जाएगा। देखिए E1 इस दिशा में, E2 इस दिशा में, तो इनके बीच का कोण 2 थीटा है। तो देखिए अब इनका परिणामी कैसे निकालेंगे। हमारा बिंदु P पर तीव्रता का परिणामी निकालना हमारा मेन उद्देश्य है इस समय। तो तीव्रता का परिणामी
या परिणामी तीव्रता का परिमाण कह लीजिए, परिणामी तीव्रता का परिमाण, ये हमें बताना है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जैसा आपको बताया कि दो विधियां हैं, तो पहले आपको समांतर चतुर्भुज विधि से बता देता हूं। E1 और E2 परिमाण में बराबर है, ये आपने ऊपर देख लिया है समीकरण 1 और 2 को। दोनों E1 और E2 के बीच का हमें कोण भी पता है 2 थीटा। तो आइए निकाल देते हैं इसकी परिणामी तीव्रता का परिमाण कैसे होगा। तो पहली विधि देखते हैं, रफ कर रहे हैं इसे। तो देखिए पहली विधि है जिसको हम समांतर चतुर्भुज बताएंगे, समांतर चतुर्भुज विधि है, आप प्रथम विधि कह सकते हो। देख लीजिए कैसे बताना है। अब आपने दो वेक्टरों का परिणामी का सूत्र पढ़ा था, उसके परिमाण का, कि r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे हमारे वेक्टर हैं E1 और E2, उनके बीच का कोण है 2 थीटा। तो उनका परिणामी हो जाएगा यहाँ ये परिणामी का परिमाण कैपिटल E मान लेंगे, बिंदु P पर है। तो ये हो जाएगा √E1² + E2² + 2E1E2 cos 2 थीटा। ये हो जाएगा cos 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा, 2 थीटा इसलिए लिया है क्योंकि E1 और E2 के बीच का कोण 2 थीटा है। अब आप देखिए क्योंकि E1 और E2 परिमाण में बराबर है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप E2 को भी E1 रख दीजिए। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका E1² + E2² + 2E1 cos 2 थीटा। ये 2E1² हो जाएगा, ये भी E1² हो गया, E2 को भी हमने E1 कर लिया। ये 2E1², ये भी 2E1² कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे 2E1² हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का मान रख दीजिए आप, cos 2 थीटा की वैल्यू आपने पढ़ी है 2 cos² थीटा -1, ये रख देंगे, इससे 1 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ये वाली वैल्यू रखी गई। अब देखिए 2 दूनी 4, अंडर के अंदर है, 2 बाहर आ जाएगा, E1² है, E1 बाहर आ जाएगा, और cos² थीटा से एक cos बाहर आ जाएगा। तो ये परिणामी तीव्रता का परिमाण आ गया, ये परिणामी तीव्रता का परिमाण आ गया। तो पहली विधि से, प्रथम विधि से आपने ये निकाल लिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। ये परिणामी तीव्रता का परिमाण है, यहां हमने लिखा है परिणामी का परिमाण, यानी वेक्टरों E1 और E2 का जो परिणामी आएगा EP या E कह लीजिए, उसका परिमाण ये आ जाएगा 2E1 cos थीटा। बाकी एक दूसरी विधि भी यहाँ पे है, इन्हीं वेक्टरों को E1 और E2 को जोड़ने की दूसरी विधि है। आइए उस विधि को भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। हो गया, तो आइए अब उसको भी देख लेते हैं, दूसरी विधि भी देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड विधि कहलाएगी, वो द्वितीय विधि है। ये एक दूसरे तरीके से भी आप परिणामी 2E1 cos थीटा निकाल सकते हैं, इसको कहेंगे द्वितीय विधि। आइए इसको भी देख लेते हैं, फिर आपको जो प्रॉपर लगे वो विधि आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा चित्र को इधर लेकर के आते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इस दिशा में आपका E2 था, इस दिशा में ये E1 था। ये E1 हमने मान लिया, इसको E2 मान लिया है। ठीक है, हमने ये एक y अक्ष यहीं पे ले लिया है, और इसको हमने ये ऑलरेडी x अक्ष ले लिया है, ये x डैश, इसको कर दिया है y डैश। चित्र में और थोड़ा सा देखिए, ये एंगल थीटा आपको दिया है, ये वाला भी थीटा दिया है। तो आपको करना यह है कि E1 और E2 को उनके घटकों में वियोजित कर देना है, मतलब उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, आयताकार घटकों में E1 और E2 को वियोजित करना है। वियोजन विधि आपको याद होगा, बताया था। चलिए, तो ये वाला E1 है, तो E1 का ये वाला घटक हो जाएगा E1 cos थीटा, क्योंकि थीटा यहां से बन रहा है, तो ये वाला इस घटक का नाम हो गया E1 cos थीटा। और E1 का ये वाला घटक हो जाएगा E1 sin थीटा। E1 के दो घटक हो गए। इसी तरह E2 का एक घटक इस दिशा में होगा, इस दिशा में, इसका ये घटक हो जाएगा E2 cos थीटा, और E2 का दूसरा घटक इस दिशा में हो जाएगा E2 sin थीटा। क्या काम किया हमने E1 और E2, ये जो हमारे दो वेक्टर थे E1 और E2, हमने इनको x और y अक्ष बना करके इनको हमने वियोजित कर लिया है, इनको हमने रिजॉल्व कर लिया है, वियोजन कर दिया है दोनों वेक्टरों का। E1 को E1 cos थीटा E1 sin थीटा में, और E2 को E2 cos थीटा और E2 sin थीटा में।
अब आपको पता है कि अब आपको यहाँ पे देखिए E2 साइन थीटा ऊपर है, E1 साइन थीटा नीचे है, तो दोनों अपोजिट हैं। तो अभी y एक्स की दिशा में अगर आप परिणामी निकालोगे तो E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि E1 और E2 परिमाण में बराबर हैं। तो पहले x अक्ष की दिशा में लिख देते हैं, x अक्ष की दिशा में। तो x अक्ष की दिशा में जब आप परिणामी निकालोगे, Ex मान लिया, तो देखिए E1 cos थीटा, E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में है, तो ये जुड़ जाएंगे। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, दोनों ऐड हो जाएंगे। अब आपको पता है E2 E1 का मान बराबर है, E1 E2 परिमाण में बराबर है, तो आप इसे भी E1 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा। ये तो x दिशा में परिणामी हो जाएगा, एक ही दिशा में है इसलिए इनको ऐड किया है। y एक्स की दिशा में निकालोगे, अब y एक्स की दिशा में, तो y एक्स की दिशा में Ey जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखिए आप E2 साइन थीटा ऊपर है और E1 साइन थीटा नीचे है, तो E1 साइन थीटा नीचे है। अब आपको फिर बताया कि E1 E2 के बराबर है, तो ये दोनों सेम हो गए, तो बराबर हैं तो घटेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x और y दोनों कंपोनेंट आ गए, Ex भी आ गया, Ey भी आ गया, Ey तो 0 है। तो अब इसके बाद आप परिणामी का ये सूत्र भी पढ़ा है आपने कि अगर दो वेक्टर परस्पर लंबवत हैं तो परिणामी का परिमाण ये होता है Ex स्क्वायर प्लस Ey स्क्वायर। तो Ey तो 0 है, तो वो 0 हो जाएगा, Ex स्क्वायर अंडर रूट में है तो बाहर Ex आ जाएगा, और Ex का मतलब हो गया 2E1 cos थीटा। देखिए एक बार फिर आपने वही चीज प्राप्त कर ली जो आपने पहली विधि से प्राप्त किया था, वही सेम चीज आपने दूसरी विधि से भी प्राप्त कर लिया है। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 कह देंगे। तो चाहे परिणामी का परिमाण इस सूत्र से इस तरीके से निकालिए जो आपके सामने है, द्वितीय विधि, इसको वियोजन विधि कहेंगे, और जो पहली विधि थी उसको हम समांतर चतुर्भुज विधि कहेंगे। समांतर चतुर्भुज विधि से हमने वहां पे परिणामी कैलकुलेट किया था और यहाँ परिणामी हमने वियोजन विधि से निकाला है। रिजल्ट वही आएगा 2E1 cos थीटा, दोनों तरीकों से आपको मिलेगा। समझ गए ये? अब आइए इसका परिणामी निकाल लेते हैं। तो चाहे इसे आप समीकरण 3 इस विधि से कहिए, चाहे पिछली विधि से आप समीकरण 3 कहिए, तो ये चित्र बना लीजिए। हो गया? चलिए अब इसका फाइनल रिजल्ट निकाल लेते हैं। अब E1 और cos थीटा की वैल्यूज रखनी है। 2E1 cos थीटा, E1 हमने समीकरण 1 में निकाला था। cos थीटा देख लेते हैं जरा, यहाँ पे कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए। तो आप देखिए समकोण त्रिभुज चाहे आप BOP कर लीजिए चाहे AOP कर लीजिए। तो समकोण त्रिभुज BOP में बताइए cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार मतलब OB और कर्ण मतलब BP। तो OB का मतलब L और BP का मतलब अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया cos थीटा की वैल्यू। तो इसलिए समीकरण 3 से कर लीजिए, समीकरण 3 से 3 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 2E1। E1 की वैल्यू निकाले थे 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये पढ़ा था E1। और cos थीटा की वैल्यू अभी हमने पढ़ी है L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। अंडर रूट है तो आप इसको चाहें तो पावर हाफ में लिख सकते हैं ऐसे। अंडर रूट को आप पावर 1/2 कर सकते हो। अब आप देखिए 2QL, ये आपको बताया था P के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P से लिखते हैं इसे, 2QL P हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी पावर 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। ये फॉर्मूला आपको समीकरण नंबर 4 दे देगा। तो ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब जैसा कि पहले केस में भी हमने अक्षीय स्थिति में आपको बताया था कि ये जो AB डाइपोल की जो लेंथ होती है, वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है 2L, ये इस R की तुलना में बहुत कम होता है। तो यदि ऐसा यहां भी ले लें कि यदि 2L या इसकी आधी दूरी L R की तुलना में बहुत कम है, जैसा कि प्रायः होता है कि यदि L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो फिर बताएंगे L स्क्वायर जो है वो और भी छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से, क्योंकि छोटे का स्क्वायर बहुत छोटा हो जाता है। तो फिर L स्क्वायर इज मच मच लेस देन R स्क्वायर। तो क्या करेंगे, L स्क्वायर टेंडिंग टू
0, एल स्क्वायर को आप लगभग शून्य कर देंगे। तो इस समीकरण 4 में अगर आप एल स्क्वायर को 0 करोगे तो एल स्क्वायर को 0 करोगे तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 और 2 कट जाएगा तो नीचे आर क्यूब आ जाएगा। देखिए 1/4πε0 ये हो जाएगा p अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, इतना बचेगा 3/2, तो ये 2 भी कट जाएगा। तो फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा ये 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब। ये फाइनल फॉर्मूला आ गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कह देंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 है। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण जो निकल के आया वो आया 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे आइए दिशा की बात कर लेते हैं। अब देखिए ये E1 था, ये E2 था। अगर आप समांतर चतुर्भुज विधि का भी उपयोग करें तो देखिए ये आप इस वेक्टर के शीर्ष से E1 के समांतर ये आपने खींचा और इसके शीर्ष से E2 के समांतर यूं आप खींचेंगे तो ये इन दोनों का परिणामी कहलाएगा। ये परिणामी दोनों वेक्टरों के विकर्ण से, जो दोनों वेक्टरों समांतर चतुर्भुज बना है उसके विकर्ण से प्रदर्शित होगा। तो ये परिणामी की दिशा है, इसको आप कह देंगे कि ई की दिशा। तो इस चित्र में E1 और E2 का परिणामी ई की दिशा ये है। और यहाँ पर जब आप P की दिशा निकालोगे तो P की दिशा आपको बताया था कि वो हमेशा -Q से +Q की ओर होती है। तो आप देख लीजिए P की दिशा जो है वो A से B की ओर है। तो ये P की दिशा है और ये आपकी E की दिशा है, बिल्कुल अपोजिट है। P इधर है, E इधर है। तो P और E दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं। तो अगर आप इसी को सदिश में लिखते हो, वेक्टर में लिखते हो, तो समीकरण 5 को जब आप सदिश में लिखेंगे, सदिश में इन वेक्टर फॉर्म, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा E = 1/4πε0 और इसको वेक्टर P अपॉन आर क्यूब। क्या सही है वेक्टर P? नहीं, वेक्टर P E के अपोजिट है तो ये माइनस रहेगा। ध्यान दीजिए ये माइनस क्यों है? माइनस इसलिए है क्योंकि E P के अपोजिट है, ये E है तो ये माइनस P लिया है। तो ये हो जाएगा आपका, इस माइनस को आप बाहर भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1/4πε0 वेक्टर P अपॉन आर क्यूब। ये माइनस चिन्ह ये बताएगा कि E की दिशा P की विपरीत दिशा में, P मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 6 कह देंगे, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम फॉर्मूला क्या आ गया निरक्षीय स्थिति में? इसको आप इक्वेटर कह सकते हैं, EQ शॉर्ट में, इसको भी आप EQ कह सकते हो। ये परिमाण है, केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, और ये वेक्टर में है, इसमें परिमाण भी है, दिशा भी है। तो ये ऋणात्मक चिन्ह क्या बताएगा? ये बताएगा कि E की दिशा निरक्षीय स्थिति में E की दिशा P की विपरीत दिशा में होती है। अर्थात यहाँ पे, अर्थात निरक्षीय स्थिति में या वही ब्रॉड ऑन पोजीशन में, निरक्षीय स्थिति में E की दिशा P की विपरीत दिशा में होती है। विपरीत मतलब अपोजिट रहेगा, बिल्कुल विपरीत दिशा में होती है। ये निरक्षीय स्थिति में E की दिशा P की विपरीत दिशा में होती है। जबकि इससे पहले आपको बताया था कि अक्षीय स्थिति में, जब आपको एक्सिस पे बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, तो उसपे बताया था कि E की दिशा P की दिशा में होती है। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है, अपोजिट है। तो ये दोनों हो गए, दो डेरिवेशन आपको समझ आ गए। E की दिशा P की दिशा में अक्षीय स्थिति में, और दूसरा है आपका E की दिशा P की विपरीत दिशा में, ये ब्रॉड ऑन पोजीशन पे। tan B स्थिति भी इसे कहते हो आप। इसको ट्रांसवर्स स्थिति भी कह सकते हैं, यानी अनुप्रस्थ स्थिति भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं, इक्वेटोरियल लाइन कह सकते हो, कई नामों से। तो एक विशेष यहाँ पर आप डाल के इस पॉइंट को इस तरह नोट भी कर सकते हैं। विशेष में हम अगर एक्सेस पे हमने निकाला था, ये एक्सेस पे
परिमाण केवल लिखते हैं तो ये फॉर्मूला पढ़ा था 1/4πε0 2p/r3, ये पढ़ा था। और हमने इक्वेटर पे पढ़ा था, EQ लिख देते हैं शॉर्ट में, तो ये पढ़ा हमने 1/4πε0 p/r3। अगर सेम डाइपोल है, डिस्टेंस भी r सेम है, तो आप देखिए एक्सिस पर, अक्ष पर ये फॉर्मूला है और निरक्ष पे ये फॉर्मूला है। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा कि एक्सिस और इक्वेटर के बीच में क्या रिलेशन है। तो आप इस तरह निकाल सकते हो, E एक्सिस अपॉन E इक्वेटर, डिवाइड करिए तो सब कैंसिल हो जाएंगे, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, PP कैंसिल हो जाएगा, R3 केवल आपको 2 बच जाएगा ये। तो इसका मतलब है कि एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एक्सिस पर, वो इक्वेटर पर उतनी डिस्टेंस पर उसी डाइपोल के इक्वेटर पर इंटेंसिटी का डबल होती है। या अगर आप इक्वेटर पे निकालना चाहते हो इंटेंसिटी को, तो वो एक्सिस की इंटेंसिटी की हाफ हो जाएगी, ये एक्सिस की इंटेंसिटी की हाफ हो जाएगी। तो दोनों तरीकों से हो सकता है। अब आपसे कह दिया जाए, क्वेश्चन छोटा सा बना दें इसी पे, कि एक डाइपोल है, डाइपोल की अक्ष पर किसी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन प्रति कूलम, तो उसी डाइपोल से उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। तो जैसा आपको बताया है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आधी होती है। तो अगर अक्ष पे 50 न्यूटन प्रति कूलम है तो निरक्ष पर 25 न्यूटन प्रति कूलम आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा एक ओरल क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अक्ष पे जितना होगा निरक्ष पे उसका हाफ हो जाएगा, या निरक्ष पे जितना है अक्ष पर उसका डबल हो जाएगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है, समझ गए। तो ये एक रिलेशन है विशेष में, इसको मैंने डाल दिया है कि एक्सिस और इक्वेटर पर डाइपोल से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध है, समझ गए। चलिए इसके बाद आइए अब थोड़ा सा एक और जनरल बात कर ली जाए। हमने अक्ष पे निकाल लिया, निरक्ष पे निकाल लिया। प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लिया जाए ये कोई एक डाइपोल है, ये डाइपोल हमने ले लिया है -q + q, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इसका सेंटर है। तो देखिए ये तो इसकी एक्सिस हो जाएगी, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी। अगर ना इस पे निकालना हो ना हमें इस पे निकालना हो, हमें इधर कहीं निकालना हो, मान लिया आपसे कह दिया कि भाई 45 डिग्री यहां से बना रहा है, ये द्विध्रुव अक्ष से, या ये कह लीजिए कि डाइपोल की जो एक्सिस है उसकी एक्सिस से P की दिशा से, P की दिशा भी इसी दिशा में, P की दिशा से 45 अंश का कोण अगर बना रहा हो, ये 45 बना रहा हो, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो अभी तक जो हमने 2 केसेस पढ़े हैं, अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों फॉर्मूले हमारे यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। तो कैसा फॉर्मूला होगा, आइए उसी फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करते हैं। तो अब हमारा तीसरी हेडिंग है कि द्विध्रुव के किसी व्यापक बिंदु पर, ना अक्ष है ना निरक्ष है, तो तीसरी एक हेडिंग आ जाएगी किसी व्यापक बिंदु पर। व्यापक का मतलब एक जनरलाइज्ड पॉइंट होगा, किसी व्यापक बिंदु, व्यापक बिंदु भी लिख देता हूं P, इसके निर्देशांक ले लेते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं ये r और थीटा, r डिस्टेंस रहेगी, थीटा एंगल रहेगा। किसी व्यापक बिंदु P पर E बताना है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए पहले चित्र समझ लीजिए, चित्र को ध्यान से समझिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा जो आपने पिछले 2 केसेस पढ़े हैं उन दोनों केसेस का यहाँ पे उपयोग आ जाएगा। ये हमने डाइपोल बना दिया -q + q, आपको पता है P की दिशा ये होती है, ये P की दिशा है। हमें अभी लेना है P की दिशा से, इसके मध्य बिंदु O से यहां पर एक बिंदु हमने लिया है P, इसके कोऑर्डिनेट हमने r और थीटा लिए हैं। r जो है दूरी है उसकी, ये वाली OP, इसको P कह देते हैं, तो OP स्मॉल r दिया है और ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है। थीटा किसके बीच का कोण है, P जो सदिश है, और सेंटर O से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है थीटा।
तो आपको इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये बिंदु P ना तो अक्ष पे है ना निरक्ष पे है। ठीक है, चलिए आइए जरा थोड़ा ध्यान से समझिए। जरा इसी चित्र का आप P जरा गौर करिए। ये वेक्टर P ऐसे बना दिया है, ये P इस दिशा में है, देखिए यहाँ पे है P की दिशा -q से +q, ये P हमने कर दिया। ठीक है, तो ये वेक्टर P है। अगर हम चाहें तो इसी वेक्टर को हम इसके दो घटकों में वियोजित कर दें। एक घटक हम इस दिशा में ले लेंगे, ये हमारा थीटा कोण बनाते हुए है। तो अगर ये वेक्टर P है थोड़ी देर के लिए, ये वाला, तो इसका ये वाला जो घटक होगा इस दिशा में, इस घटक का नाम हो जाएगा P cos थीटा। ध्यान से समझिए जरा इस बात को। अगर ये वेक्टर P है तो थीटा कोण बनाने वाली दिशा में जो घटक होगा वो होगा P cos थीटा, और एक दूसरा घटक जो है वो इस दिशा में होगा जो कि लंबवत दिशा है इसके, ये इसी P का एक घटक इस दिशा में होगा। तो P से इस पर भी एक यहाँ लंब डाल दीजिए, तो इस घटक का नाम होगा P sin थीटा, ये होगा P sin थीटा। ध्यान दीजिए ये वेक्टर P है, इस वेक्टर P का एक घटक आपने P cos थीटा ले लिया और एक ये P sin थीटा ले लिया। वेक्टर का वियोजन ध्यान है ना, वेक्टर का वियोजन एक बार जल्दी से बता देता हूं कि अगर ये वेक्टर P है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये P cos थीटा हो जाएगा। थीटा कोण जिससे बनता है उस दिशा में cos में, और ये वाला आपका हो जाएगा P sin थीटा। इनको आयताकार घटक कहते हैं। तो हमने P को, जो कि प्रेजेंटल डायरेक्शन में इस चित्र में, ये यहाँ इस दिशा में P है, तो उसका एक घटक ये P cos थीटा हो गया और एक घटक ये P sin थीटा हो गया। ठीक है, तो P को हमने दो घटकों में वियोजित कर लिया है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर P है, इसमें अगर चित्र में दिखाना चाहेंगे तो इस दिशा में आप दिखा सकते हैं, इस दिशा में, ये P की दिशा ये है। तो यहाँ पर हमने कह दिया कि वेक्टर P को, ये सदिश P को दो आयताकार घटकों में वियोजित करने पर, आयताकार घटकों में वियोजित करना है। वियोजित मतलब उसको रिजॉल्व करना है, वियोजित करने पर, वियोजित करना है। कौन कौन से घटक हुए? P cos थीटा हुआ और एक P sin थीटा हुआ। ये P cos थीटा P sin थीटा दिख रहा है ना, बिल्कुल। चलिए अब यहीं से मैं थोड़ी देर के लिए इसी पॉइंट को आगे बढ़ा दे रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये इसी पे पॉइंट P है आपका, ये इसी पे पॉइंट P है, यहाँ पे वो P पॉइंट है जिसके निर्देशांक r थीटा है। ये उसी चित्र को मैंने ये कर दिया, P को हमने P cos थीटा। अभी क्या हुआ कि अब आप देखिए, तो ये जो P cos थीटा है, ये P cos थीटा है, ये जो हमने इसको मिलाया है O से P तक, OP को जो मिलाया है, इसी लाइन पर P cos थीटा है। तो अगर द्विध्रुव का एक कंपोनेंट P cos थीटा, P का कंपोनेंट P cos थीटा, ये भी एक प्रकार का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही है, बस उसका कंपोनेंट है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा के कारण ये जो बिंदु P होगा, ये P cos थीटा की अक्ष पर होगा, P cos थीटा की अक्ष पर होगा। अगर ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस तरह समझ लीजिए। देखिए ये P cos थीटा है, ये P cos थीटा है इस प्रकार, ये एंगल थीटा है, और ये जो है आपका आगे यहां पर वो पॉइंट P है। इसको सेंटर से कर लीजिए, ये ऐसे करके सेंटर से, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तो देखिए ये P cos थीटा जो कंपोनेंट है, उसके लिए ये पॉइंट P जो है वो अक्षीय स्थिति में होगा। तो यहां से यहां तक की दूरी को हमने स्मॉल r माना हुआ है। तो इस P cos थीटा के कारण हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे क्या होगी। तो हमने पीछे पढ़ा है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने पढ़ा है, तो उसी फॉर्मूले को हमें यहां पर लगाना है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, P cos थीटा के लिए ये बिंदु P जो है वो अक्षीय स्थिति में होगा। तो ये अक्षीय स्थिति में होगा, तो अभी आपको अक्षीय स्थिति में बताया था कि E की दिशा हमेशा P cos थीटा जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा में होगा। तो उसकी दिशा का मतलब हो गया कि इस दिशा में आपका E1 हो जाएगा। E1 मैंने नाम दे दिया है, हमने मान लिया है कि P cos थीटा जो घटक है ये P cos थीटा, इसके कारण यहां से r दूरी पर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इस दिशा में आपकी E1 हो जाएगी। तो E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P cos थीटा के कारण है।
तो P cos थीटा जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसके कारण अक्षीय स्थिति में r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले ये लिख लेंगे E1, तो E1 का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, इसके बाद फिर E2 का लिखेंगे। तो आइए पहले E1 का कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे कि घटक, कंपोनेंट, घटक का मतलब कंपोनेंट P cos थीटा के कारण, P cos थीटा के कारण, P cos थीटा के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति है, एक्सिस पर है, अक्षीय स्थिति में r दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंडरस्टूड है। तो E1 हो जाएगा, और E1 की वैल्यू अभी हमने पढ़ी थी 1/4πε0 2p/r³ पढ़ा था। तो यहां हो जाएगा आपका 2 और P की जगह पे हो जाएगा P cos थीटा अपॉन r³। डिस्टेंस वही r है, लेकिन बस P की जगह पर हमें P cos थीटा लेना है, क्योंकि ये डाइपोल जो कंपोनेंट है वो P cos थीटा है। तो P cos थीटा से इस बिंदु पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी, तो वो ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ठीक है, अब जरा दूसरा देखिए, P sin थीटा वाला घटक जरा देखिए। इसी चित्र को मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करूं आपको, इस चित्र को गौर करिए आप। तो इस P cos थीटा को फिलहाल हटा दीजिए, अभी यहां से ये हटा दिया हमने, इसको भी हटा दीजिए। अब आप जरा गौर करिए, ये P sin थीटा, ये P sin थीटा है, ये दूसरा वेक्टर P का दूसरा घटक है P sin थीटा, वो इस दिशा में। तो ये वाली जो रेखा है इस समय, ये OP जो रेखा है, ये P sin थीटा के लिए निरक्षीय रेखा हो जाएगी। निरक्षीय का मतलब है कि इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी ये। तो अब इक्वेटोरियल लाइन पर आपका बिंदु P है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे। तो इसका फॉर्मूला आपको बताया था कि 1/4πε0 P/r³। लेकिन दिशा भी आपको याद होगा, हमने बताया था कि E की दिशा P के विपरीत होती है। तो देखिए, अगर P की दिशा इधर है तो E की दिशा P के हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, ये E2 हो जाएगा आपका। तो E2 किसके कारण तीव्रता होगी? इस P sin थीटा के कारण। तो अब यहां पे लिखेंगे घटक P sin थीटा के कारण, P sin थीटा के कारण ये दूसरी तीव्रता निकालनी है। निरक्षीय स्थिति, इसके लिए इक्वेटर का काम करेगा वही बिंदु P। निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर सब कुछ वही है, बिंदु P पर तीव्रता। अब इसको बताएंगे आप E2। तो E2 बताइए क्या हो जाएगा? तो ये निरक्षीय स्थिति वाला है, तो निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला पड़ा है 1/4πε0 P/r³। तो P की जगह हो जाएगा P sin थीटा अपॉन r³। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए हमने काम क्या किया है। देखिए, एक वेक्टर, एक आपको ये डाइपोल दिया गया था इस तरह का, ये डाइपोल था जिसका नाम था P, इसका डाइपोल मोमेंट था P। तो हमने काम ये किया कि हमने P का एक घटक इस दिशा में ले लिया, इस दिशा में, इस घटक का नाम हो गया P cos थीटा। तो P cos थीटा के लिए ये बिंदु जो है वो अक्ष पे होगा, और इसी P का जो दूसरा घटक होगा P sin थीटा, उसके लिए यही बिंदु निरक्ष पे होगा। तो हमें P से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकालनी है, हमें P के दो घटकों से, यानी उनके दो कंपोनेंट से इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो पहले एक कंपोनेंट हमने P cos थीटा से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, तो वो E1 है, और फिर हमारा दूसरा कंपोनेंट जो P sin थीटा है उसके कारण हमने निकाला, तो E2 है। तो E1 और E2 के परिमाण देखिए, ये हम निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 में। क्योंकि ये x और y, ये क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, तो ये वाला एंगल भी यहाँ पे 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो अब E1 और E2 आप देखिए, E1 ये है, E2 ये है, दोनों के परिमाण अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के बीच का कोण 90 हमें पता है। तो दोनों के बीच का कोण 90 है। तो अब आप परिणामी तीव्रता निकाल लीजिए। अब परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे, इसको नोट कर लीजिए, रफ कर दूं। तो देख लीजिए परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी। दोनों के बीच का कोण एंगल 90 डिग्री है, इसलिए आप बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ये परिणामी तीव्रता, तो EP इज इक्वल टू हो जाएगा √2
E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। आगे और भी जा सकते हो आप, आगे जाओगे 2E1 E2 cos थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90, तो इसलिए तीसरा टर्म हमने 0 कर दिया है। बस आप E1 और E2 जो दो वैल्यूज आपने निकाली हैं वो वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पे। तो पहली वैल्यू थी ये 1/4 और 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब, ये था, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, प्लस दूसरी वैल्यू है 1/4 p sin थीटा और अपॉन r क्यूब है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट में रहेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दोनों E1 E2 की वैल्यूज रख दिया आपने। देखिए 1/4 का स्क्वायर है, दोनों जगह कॉमन है, बाहर कर लीजिए आप, 1/4 बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ भी p है, p स्क्वायर होगा, यहाँ भी p स्क्वायर है, बाहर लीजिए तो p आ जाएगा, ये यहाँ p हो गया। यहाँ देखिए r क्यूब है, इसका स्क्वायर करेंगे r6 हो जाएगा, r क्यूब इसका स्क्वायर भी r6 हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर निकालेंगे r क्यूब हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना बचेगा। अब एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रख दीजिए आप यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका एक व्यापक फॉर्मूला है वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से थीटा कोण बनाते हुए किसी भी बिंदु पर, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यापक सूत्र कहलाता है। ये बड़ा सूत्र है, जनरलाइज फॉर्मूला है। 45 डिग्री बना रहा हो फॉर्मूले का यूज करेंगे, 30 डिग्री बना रहा हो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, 60 डिग्री बना रहा हो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये हमारा व्यापक कहलाता है E1 और E2। अगर दिशा आपको चाहिए, यहाँ पे परिणामी की दिशा चाहिए, तो E1 बड़ा था, जैसा कि आपको बताया था E1 बड़ा था, तो इनका परिणामी जब आप ऐसे कैलकुलेट करोगे ये, तो ये परिणामी होता है इनका, ये परिणामी है, इसको हमने कैपिटल E मान लिया है, ये परिणामी वेक्टर है E1 और E2 का, तो ये वेक्टर E कहलाएगा। ये वाला एंगल अगर हम थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लें, अल्फा, तो अगर आप tan अल्फा बताओगे दो वेक्टरों के बीच का tan अल्फा, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है E2 अपॉन E1 दिशा निकालने के लिए, tan अल्फा इज इक्वल टू E2 अपॉन E1। अब E2 की वैल्यू मैंने क्या पढ़ी थी, E2 की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी 1/4 p sin थीटा अपॉन r क्यूब, और E1 की वैल्यू पढ़ी थी 1/4 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए अगर आप, तो E2 की वैल्यू में ये 1 चलिए थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, 2p cos थीटा, 2 ये साइन थीटा हो जाएगा, p साइन थीटा और अपॉन r क्यूब, ये इतना आपका E2 था, और अपॉन कर दीजिए E1 की वैल्यू, तो E1 की वैल्यू थी 1/4 और 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब। तो देखिए r क्यूब से r क्यूब गया, ये पूरा कांस्टेंट p से p गया, सब कटते चले जाएंगे, बहुत थोड़ा ही कुछ बचेगा, तो वो वैल्यू बची आपकी, जहां से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1/2 और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये tan थीटा हो जाएगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो अगर अल्फा आप बताना चाहते हैं तो ये tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, tan थीटा बाई 2। तो इस फॉर्मूले से आप उन दो परिणामी का कोण भी बता सकते हैं। परिणामी का कोण मतलब होता है परिणामी की दिशा, तो ये आपको दिशा बताएगा यहाँ से, और ये परिमाण बताएगा। तो दो वेक्टरों के परिणामी का हमने परिमाण निकाला, ये और ये उसकी दिशा है, लेकिन दिशा किससे, E1 से, E1 से हमने अल्फा माना है, तो बस ये फॉर्मूला हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आप इन दोनों फॉर्मूले से परिणामी की दिशा बता सकते हैं। ये हमारा व्यापक सूत्र कहलाता है, इसको हम जनरलाइज फॉर्म कहते हैं। जनरलाइज इसलिए है क्योंकि इससे हम अक्ष पे भी निकाल सकते हैं, इससे हम अक्ष पे भी बता सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे, आइए देख लेते हैं।
कैसे बताएंगे आप? अक्ष पे, निरक्ष पे कैसे बताएंगे? अब जैसे आपने इस पॉइंट पे निकाल लिया है, जैसे ये डाइपोल है, यहाँ पे आपने बता दिया है तीव्रता थीटा एंगल पे। तो अगर आप, ये डाइपोल था यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डाइपोल की अक्ष है, अगर इसी बिंदु बी को आप वहां से यहाँ लेके आ जाइए इस जगह पे पी डैश पर, तो थीटा का मान तो 0 हो जाएगा ना यहाँ पे, थीटा बराबर 0। तो अगर इस फॉर्मूले में आप थीटा बराबर 0 कर देंगे तो अक्ष पे निकल आएगा। और अगर आप इसी पी को आप यहां से लेते हुए यहाँ पे आ जाइए पी डबल डैश पर, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ये यहां से यहां तक 90 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में अक्ष पे अगर आप बताते हैं, ये स्थितियां कहलाती हैं, आप कह सकते हैं ये स्थितियां हैं, हमारे इस व्यापक सूत्र की स्थितियां हैं। पहली है कि अक्ष पर अगर आप पूछेंगे, अक्ष पर तो थीटा बराबर 0 डिग्री रख दीजिए इसी में, तो ये फॉर्मूला मिलेगा अक्ष पे, ये मिलेगा 1/4πε0 p/r³ और अंडर रूट हो जाएगा 3 cos स्क्वायर 0, cos स्क्वायर 0 प्लस 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 3 + 1 4 हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा 1/4πε0 2p/r³। तो बस ये व्यापक सूत्र से देखिए आपको अक्ष पे मिल गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मिल गया। और दूसरा इसी में अगर आप निरक्ष पे बताते हैं, निरक्ष मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर निरक्ष पे, तो निरक्ष पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, अक्ष से 90 अंश का कोण बनाएगा। इसी फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू अगर आप 90 रख दोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 p/r³ फॉर्मूला है, और अंडर रूट के अंदर है 3 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 90 हो जाएगा प्लस 1, cos 90 0 होता है तो अंडर रूट 1 बचेगा, बाहर कुछ भी नहीं निकलेगा, 1 निकलेगा, तो फाइनली फॉर्मूला आ गया p/r³। तो बस ये फॉर्मूला आपका इक्वेटर पे आ गया। तो इक्वेटर का भी यही फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, ये हमने एक्सेस का फॉर्मूला अक्ष पे पढ़ा था, न्यूटन पर कूलम। तो ये एक व्यापक बिंदु पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली है। व्यापक बिंदु का मतलब ये होता है कि एक ऐसा बिंदु जो द्विध्रुव की अक्ष से या द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से थीटा कोण बना रहा हो, तो उस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पता चल जाए तो बाकी और किसी फॉर्मूले की जानने की इच्छा नहीं रह जाती, क्योंकि इसमें थीटा है। आप थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो अक्ष पे निकालोगे, थीटा 90 कर दोगे तो निरक्ष पे निकाल लोगे, थीटा 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 135 हो सकता है, 150 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आपको समझ आया होगा, आज का ये लेक्चर आपको कायदे से समझ आया होगा। तो ठीक है, आगे पढ़ते रहिए। अभी इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, या उसको हम कहते हैं बलयुग्म का आघूर्ण, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।